हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे सीपीसी की सीरीज, और इसका ये अगला भाग ऑर्डर 7 है। हमारे पास हमने 1 to लेकर 6 तक ऑर्डर पढ़ लिए हैं। उसके अलग अलग वीडियो आपको उपलब्ध हो रखे हैं पहले से ही, और इसी क्रम में ये ऑर्डर 7 है। हम आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगा कि हम ये सीपीसी क्यों पढ़ रहे हैं। इस सीपीसी को पढ़ने का उद्देश्य कानूनी जागरूकता है। हमको सिविल के अच्छे एडवोकेट चाहिए, सिविल के अच्छे जजेज चाहिए, और जो पक्षकार हैं, जो लोग सिविल के जिनके मुकदमे चल रहे हैं, वो लोग इस सीपीसी को समझकर अपने मुकदमे की अच्छे तरीके से पैरवी करवा सकते हैं। और क्योंकि जो ऐसा कहा जाता है कि जब पक्षकार चुस्त होते हैं, जब पक्षकार अवेयर होते हैं, तो वे अपने मुकदमे को बड़ी आसानी से कोर्ट के समक्ष रख पाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं, और वो अपनी बात वकील साहब से भी कहलवा लेते हैं। उनको समझाने में उनको आसानी होती है। तो लीगल अवेयरनेस आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में ये हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, ताकि हमें अपने अधिकारों की जानकारी हो और उन अधिकारों के प्रोसेस के बारे में भी हम पता चले कि कोर्ट्स किस तरह काम करती हैं, और ये समाज के रूप में हम कोर्ट्स को, एक जुडिशियल सिस्टम को किस तरह मजबूत बना सकते हैं। तो ये हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। 7 नंबर का ऑर्डर जो है वो प्लेंट से रिलेटेड है। तो इसको हमने 4 भागों में बांटा है। ये जो टोटल रूल्स हैं, इसको हम 5 पॉइंट्स में यहाँ पढ़ेंगे। जो रूल नंबर 1 से 8 है इस ऑर्डर का, तो उस ऑर्डर में प्लेंट की ड्राफ्टिंग के कुछ रूल्स दिए हुए हैं। वैसे तो प्लेंट की ड्राफ्टिंग के रूल हमने ऑर्डर 6 में भी पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ऑर्डर 7 है, इसमें भी 8 नंबर तक, जो 1 से 8 नंबर तक हमारे रूल्स हैं, वो भी ड्राफ्टिंग को और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि हमको प्लेंट की ड्राफ्टिंग करते समय कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम सबसे पहले एक नए एडवोकेट के रूप में काम करते हैं, तो कोई भी पार्टी अगर हमारे पास आती है, तो जब तक हमें, और वो ये बताती है कि उसको क्या तकलीफ है, उसके किस सिविल राइट को दूसरी पार्टी खत्म कर रही है, क्या सिविल राइट उसका इन्फ्रिंज हो रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, उसका कि उस आपको ये समझना है कि उसका ये सिविल मुकदमा बन रहा है, उसके किसी राइट का उल्लंघन हुआ है, या उसका कोई सीआरपीसी के तहत कोई क्रिमिनल मुकदमा, सीआरपीसी आईपीसी इन सब के तहत कोई क्रिमिनल मुकदमा बन रहा है, कि क्या उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है। ये वकील की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब सिविल मुकदमे की तरफ मान लो हम ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसके किसी राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो वो मुकदमा किस तरह ड्राफ्ट होगा, और उसमें कौन पार्टीज बनेंगी, उसमें क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, और किस तरह का वो मुकदमा होगा, क्या रिलीफ हम उसमें चाहेंगे, इन सब बातों का ज्ञान हमको होना चाहिए। अदरवाइज तो हम अगर ड्राफ्टिंग में हम गलती करते हैं, क्योंकि ये जो शुरुआती ड्राफ्टिंग है, यही पूरे मुकदमे की नींव बनती है। इसके बाद भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, अगर आपने शुरुआती गलती कर दी है, तो वो पार्टी कभी भी मुकदमे में जीत नहीं पाएगी, और ड्राफ्टिंग की जो गलतियां हैं, वो उसको हमेशा ही पीड़ा देती रहेंगी। तो इसलिए ड्राफ्टिंग करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो ऑर्डर 7 है, इसमें ये रूल नंबर 1 से 8 तक कुछ ड्राफ्टिंग के नियम दिए हुए हैं। इसके बाद प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग, जो प्लेंट है, रूल 9 ये कहता है कि जब कोर्ट में प्लेंट एडमिट हो जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो इसमें बताया गया है। और अगर कोर्ट में प्लेंट एडमिट नहीं होता है, कोर्ट ये समझता है कि इसका जुरिडिक्शन उनके पास नहीं है, और इसमें कुछ कमियां हैं, इसको रिटर्न करना है, तो रूल 10 में इसको लौटाने की प्रोसेस दी हुई है, उसको लौटा दिया जाएगा। अगर एडमिट कर लेते हैं तब तो रूल 9 लागू होगा, और अगर रिटर्न कर देते हैं तो रूल 10 लागू होगा।
और अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है तो इसमें रूल नंबर 11 लागू होगा। जब डिफेंडेंट आ जाता है कोर्ट में, जब प्रतिवादी कोर्ट में अपनी उपस्थिति दे देता है और उसको लगता है कि इस प्लेंटिफ ने, इस वादी ने गलत मुकदमा पेश किया है, इसके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इसका लिमिटेशन में दावा नहीं है, तो फिर वो इस ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन वो पेश करके और कोर्ट से ये निवेदन करता है कि इस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो उस वक्त ये रूल 11 जो है, इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात दी हुई है। और रूल 7, ये जो ऑर्डर 7 रूल 11 की जो प्रैक्टिकल महत्ता है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह रूल 10 की भी प्रैक्टिकल महत्ता है। और ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशनें कोर्ट में अक्सर लगती रहती हैं। इसी तरह 7 रूल 11 की एप्लीकेशनें बहुत कॉमन है और बहुत एप्लीकेशन लगती हैं। अगर आप डिफेंडेंट के वकील के रूप में आते हैं तो आपको देखना होता है कि दावे के अंदर क्या गलतियां हैं, किस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो, किस तरह आपका डिफेंडेंट जीत सकता है और सबसे पहले क्या रिलीफ आपको कोर्ट से मिल सकता है। तो आप 7 रूल 11 की एप्लीकेशन कोर्ट में पेश करते हो। तो इसलिए ये जो रूल है 11 नंबर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर है हमारा ये रूल नंबर 14, इसमें प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कही गई है। यानी जब कोई प्लेंटिफ अपना मुकदमा पेश कर देता है, तो जब वो प्लेंट अपना पेश करता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने पड़ते हैं। तो किस स्टेज पर डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं? क्या प्लेंट को पेश कोर्ट में करेंगे तभी हम डॉक्यूमेंट लगाएंगे, या बाद में किसी स्टेज पर, मान लो कोई डॉक्यूमेंट हमारा खो गया है और बहस अंतिम की स्टेज पर वो हमको मिला और अब हम उसको पेश करना चाहते हैं, तो क्या रूल एंड रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे, कैसे ये पेश होगा, नहीं होगा, क्या स्थिति रहेगी? तो ये जो इसका रूल नंबर 14 है, ये वो डील करता है। तो इस तरह हमने इस ऑर्डर को 5 भागों में बांटा है, क्योंकि ये जो 5 हमारे पॉइंट्स हैं, इसमें हम बांट कर इस ऑर्डर नंबर 7 को बहुत आसानी से कैप्चर कर लेंगे, इसको बहुत आसानी से पढ़ लेंगे और ये हमारे दिमाग में फीड रहेगा कि इसमें किन किन बातों के बारे में बात की गई है। अब ये जो रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 जो है, ये हमारा पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन प्लेंट, ये बारे में बात करता है कि हम इसमें किन किन बातों को लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम नेम ऑफ द कोर्ट लिखेंगे। ऊपर मैंने आपको प्लेंट की ड्राफ्टिंग करते बताया था कि सबसे ऊपर, जैसे ये हमारा पेज है, तो ये हमारा पेज है, तो यहाँ हम सबसे ऊपर हम कोर्ट का नाम लिखेंगे। इसके बाद नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। इसके बाद हम प्लेंटिफ के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ ये हमने प्लेंटिफ के बारे में इसको लिख दिया। तो जैसे प्लेंटिफ हमारा एक्स है, तो एक्स, यहाँ हमने एक्स के बारे में लिख दिया। फिर इसके बाद उसके पिताजी का नाम आएगा, फिर उसकी कास्ट आ जाएगी, ठीक है, ये कास्ट आ जाएगी। इसके बाद उसकी एज हम लिखेंगे और उसका जो एड्रेस का डिस्क्रिप्शन है प्लेस ऑफ रेजिडेंस का, उसके बारे में हम ये सारी बातें यहाँ लिखेंगे। और फिर यहाँ हम बताएंगे कि ये हमारा प्लेंटिफ है। देन वर्सेज आ गया, क्योंकि बनाम तो किसके खिलाफ मुकदमा कर रहा है, तो ये वर्सेज यहाँ लिखा हमने। इसके बाद हम डिफेंडेंट के बारे में यहाँ अपनी ये लाइन लिखेंगे। तो ये डिफेंडेंट के बारे में आ गया। इसी तरह नेम आ जाएगा डिफेंडेंट का, उसके फादर का नेम आ जाएगा, उसकी कास्ट आ जाएगी यानी जाति आ जाएगी, उसकी एज के बारे में लिखेंगे, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे प्लेस ऑफ रेजिडेंस का, वो कहाँ रहता है। या अगर हम उसके किसी बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, कोई कंपनी के बारे में हमने मुकदमा किया है, तो उसका हम बिजनेस का स्थान बताएंगे। तो ये सारी बातें हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, हम इनमें यहाँ ये भी लिखेंगे, अगर कोई वादी या प्लेंटिफ माइनर है, जैसे 18 साल से कम उम्र का है, तो उसकी तरफ से उसका लीगल गार्जियन कौन मुकदमा कर रहा है, उसका भी उसके साथ नाम लिखेंगे। या वो अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है, मतलब वो विकृत चित्त माइंड का है, उसमें अपना दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसमें भी हमें लीगल गार्जियन बनाने की आवश्यकता होगी। तो उसमें भी हम उसके लीगल गार्जियन का नाम यहाँ लिखेंगे। तो ये प्लेंटिफ का लीगल गार्जियन आ जाएगा। और डिफेंडेंट अगर माइनर है तो उसके भी खिलाफ हम माइनर उसके तरफ से ही करेंगे, लीगल गार्जियन की तरफ से, तो यहाँ उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद हम और इसमें ये हमारा ये ड्राफ्टिंग हमने ये सब किया।
इसके बाद हमें इसमें जैसे कॉज ऑफ एक्शन, ये .2, .1, .2, .3 ये हम लिखेंगे। अब ये इसमें तो हमने जो मूल हमारा डिस्प्यूट है उसके बारे में लिखेंगे। अब कुछ कानूनी बिंदु हमारे पास रहते हैं, उनको हमें बताना होता है। जैसे 4 नंबर में हम ये लिख सकते हैं, ये कॉज ऑफ एक्शन हमें को बताना पड़ेगा कि हमको मुकदमा करने का कारण क्या उत्पन्न हुआ है, क्या हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन है, क्यों हम ये मुकदमा करना चाहते हैं। तो उसका कॉज ऑफ एक्शन यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि इस कारण हम, कि जैसे मान लो कोई हम सेल डीड का मुकदमा करते हैं, सेल डीड कैंसिलेशन का, ठीक है, सेल डीड कैंसिलेशन का हम मुकदमा करना चाहते हैं। तो अब हम ये बताएंगे कि ये भाई इस जमीन पर हमारा अधिकार था और गलत रूप से किसी और व्यक्ति ने इसका सेल डीड कर दिया है, यानी इसको रजिस्टर्ड बेचारनामे से किसी और को बेच दिया है, जबकि इस व्यक्ति को बेचने का अधिकार नहीं था और इतनी तारीख को इसने बेचा। तो ये सारे कारण, इसलिए हम इस मुकदमा को पेश करना चाह रहे हैं और सेल डीड को कैंसिल कराना चाहते हैं। तो ये पूरा कॉज ऑफ एक्शन का कारण है मुकदमा पेश करने का, ये पूरा जो कारण है ये हम इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो 4 नंबर पॉइंट जैसे हमारा कॉज ऑफ एक्शन हो गया। इसके बाद जुरिडिक्शन हम कोर्ट का बताएंगे, क्योंकि प्लेंटिफ हमेशा शुरुआती जो जुरिडिक्शन बताने का जो भार है वो प्लेंटिफ पर होता है कि प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि वो सही न्यायालय में, सही कोर्ट में अपना मुकदमा पेश कर रहा है। तो वो जुरिडिक्शन की बात भी यहाँ कोर्ट के समक्ष उठाएगा और वो कोर्ट को बताएगा कि मैं सही जुरिडिक्शन में पेश कर रहा हूँ। तो जैसे 5 नंबर हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जुरिडिक्शन के बारे में हम लिख देंगे। फिर हम रिलीफ लिखेंगे कि हमको क्या रिलीफ चाहिए, हम कोर्ट के समक्ष क्या मांगने आए हैं, क्या उपचार हमको मांगना है, वो हम इसमें लिखेंगे। तो ये सारी बातें इस रूल नंबर 1 में दी हुई हैं और ये बातें सारी ऑर्डर 6 के अलावा हैं। हमने, क्योंकि ऑर्डर 6 में भी हमने दावे की ड्राफ्टिंग के ही बहुत सारे नियम पढ़े हैं, तो उसके तहत इसमें ये भी कुछ बातें ऑर्डर 7 में भी, इस ऑर्डर 7 के रूल नंबर 1 में बताई गई हैं। इसके बाद और क्या लिखेंगे, प्लेंटिफ हैज अलाउड ए सेट ऑफ और रिलिंक्विश्ड ए पोर्शन ऑफ हिज क्लेम स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू। अच्छा, वैल्यू के बारे में भी हम लिखेंगे, और अगर हमने कुछ हमारा पोर्शन रिलिंक्विश किया है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू, जैसे हम उसकी जो भी हमारी प्रॉपर्टी है या जो भी हमारा कॉज ऑफ एक्शन है उसकी हमेशा हम वैल्यू तय करते हैं, क्योंकि वैल्यू तय करने से ही जो हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो डिसाइड होता है। तो उसमें वैल्यू को हम जरूर लिखेंगे। तो जैसे 6 नंबर पॉइंट हमारा वैल्यू का आ गया, तो इस तरह पॉइंट्स में हम ये ड्राफ्टिंग इसकी करेंगे। तो ये बातें सारी रूल नंबर 1 के माध्यम से बताई गई हैं। इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 स्पेसिफिकली मनी सूट्स के बारे में बात करता है, जो रुपए पैसे के मुकदमे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी को 5,000 रुपए उधारे दिए, अब वो व्यक्ति उनको रिटर्न नहीं कर रहा है, तो रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम अगर उसके पैसों के लिए अगर कोई मुकदमा करते हैं तो वो मनी सूट कहलाता है। तो ये रूल नंबर 2 ये कहता है कि मनी सूट में आपको मनी का जो स्पेसिफाइड अमाउंट है वो बताना पड़ेगा। Where the plaintiff seeks the recovery of money, the plaintiff shall state the precise amount claimed. आपको शॉर्ट में जो अमाउंट आपने क्लेम किया है वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप 5,000 रुपए के लिए मुकदमा कर रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं ये 5,000 रुपए उसको मैंने दिए थे, ये 5,000 रुपए के लिए मैं मुकदमा कर रहा हूँ, ये मेरी मूलधन की रकम है। अब अगर आप इंटरेस्ट भी मांग रहे हैं तो इंटरेस्ट आपको इसमें स्पेसिफाई बताना पड़ेगा कि मेरा 4,000 रुपये इसमें इंटरेस्ट का बन रहा है, वो भी दिलाया जाए। इसके बाद आप इसमें कितना % इंटरेस्ट चाहते हैं, कितना % चाहते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मेरे को 12% से इंटरेस्ट दिलाया जाए, तो वो राशि भी, वो भी आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि मुझे 12% से दिलाया जाए। अब ये बात अलग है कि हो सकता है कोर्ट आपको 12% आपने मांगा है, कोर्ट आपको 6% से ही दिलाए, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा। लेकिन इसमें ये भी बात है कि अगर आपने नहीं बताया है तब भी कोर्ट इंटरेस्ट दिला सकता है आपको। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट आपने ये नहीं बताया कि कितना % से आप इंटरेस्ट मांग रहे हो तो कोर्ट इंटरेस्ट नहीं दिलाएगा, दिला सकता है, लेकिन फिर भी बेटर ये रहता है कि आप अपने इंटरेस्ट को उसमें लिखिए।
तो इसमें और ख़ास तौर से ये जो मनी का अमाउंट है, ये अमाउंट है और ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये तो आपको स्पेसिफाई तरीके से वहाँ स्टेट करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। ये रूल नंबर 2 कहता है मनी सूट जहाँ हम दाखिल कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि आपने लिखा कि लकड़ी के 10 गट्ठे के बराबर रकम मैंने इस डिफेंडेंट को उधार दी थी, वो मुझे वापस दिलवाई जाए। क्या लिखे हम? लकड़ी के 10 गट्ठे के बराबर रकम। अब ये स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं है। अब कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आपकी जो लकड़ी के गट्ठे थे 10, उनका अमाउंट कितना है, कितने बड़े वो लट्ठे थे, कितना एक लट्ठे का अमाउंट कितना बनता था, ये कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये बिल्कुल आपका जो दावा है ये इस आधार पर भी खारिज हो सकता है, क्योंकि आपने इसकी ड्राफ्टिंग ही इलूजरी वे में की है, मतलब ये कोई स्पष्ट ही नहीं बात कह रहा है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफाइड का यहाँ मतलब है कि जो फिक्स रकम है वो आपको यहाँ लिखनी है। इसके बाद आता है रूल नंबर 3, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लो हम किसी अचल संपत्ति के लिए कोई दावा पेश कर रहे हैं, 2 नंबर तो मनी सूट को डील कर रहा है, 3 नंबर अचल संपत्ति के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के दावे हैं उनको डील कर रहा है, और ये कहता है कि हमको ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। कैसा डिस्क्रिप्शन देना है? सफिशिएंट टू आइडेंटिटी, यानी उसकी पहचान स्थापित हो जाए ऐसा हम डिस्क्रिप्शन उसमें देंगे। उसकी बाउंड्रीज के बारे में बताएंगे, नंबर्स के बारे में बताएंगे, इन्हें रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट में उसका कुछ उल्लेख है तो उसके बारे में बताएंगे। इस सर्वे मान लो है, उसका कोई सर्वे नंबर आ रहा है तो उसके बारे में बताएंगे। जैसे मान लो एक ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है हमारे पास। अब जो हमारे पास एग्रीकल्चर जो ज़मीनें होती हैं उनके खसरा नंबर होते हैं। क्या होते हैं? खसरा नंबर। ये खसरा नंबर होते हैं। गाँव के जो बच्चे हैं वो खसरा नंबर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो अब जैसे ये खसरा नंबर है, तो खसरा नंबर जैसे मान लो एक्स किसान है और उसका खसरा नंबर है 384, तो ये लिखना पड़ेगा कि ये जो मेरा खेत है इसका खसरा नंबर 384 है, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़मीनों को खसरे नंबर से ही पहचानते हैं। आप इसमें ए बी सी डी अगर ऐसे लिख देंगे कि मेरा खेत ABCD बाउंड्री से है, तो कोर्ट इसमें नहीं समझेगा, क्योंकि ABCD बाउंड्री को मैं पहले भी आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि ABCD बाउंड्री को हम जमीन पर नहीं तलाश सकते। आपने कागजों में लिख दिया ABCD बाउंड्री। अब मैं मान लो एक कमिश्नर जारी करती हूँ और कमिश्नर को कहती हूँ कि आपको ABCD बाउंड्री का जो खेत है उसका खसरा उसका जो नाप है मेजरमेंट करके लाना है। अब वो कमिश्नर कहाँ जाएगा, कहाँ ढूंढेगा कि ABCD खेत है? कहीं तो किसी जमीन पर ABCD मार्क किया हुआ नहीं होता, ठीक है। तो हम उसका खसरा नंबर देखेंगे। जो ही हम खसरा नंबर बताते हैं, खसरे नंबर की जमीन हमको पटवारी या तहसीलदार बता देगा कि देखो साहब ये खसरा नंबर की जमीन यहाँ है। तो हमको ऐसे ही सर्वे नंबर होते हैं गाँव खेतों इसमें। शहरों में आजकल क्या होने लग गया कि जैसे कुछ ज़मीनों का अतिक्रमण हो जाता है और वहाँ मकान भी बन जाते हैं, तो क्या होता है ये खसरे नंबर गायब हो जाते हैं। बाउंड्री वो बन जाती है, ये इंक्रोचमेंट हो जाते हैं, मकान बन जाते हैं। तो वैसे होना तो चाहिए खसरा नंबर, लेकिन धीरे धीरे ये खसरे नंबर गायब हो जाते हैं, फिर इनके प्लॉट नंबर बन जाते हैं। तो वहाँ पर कई बार ऐसी समस्या जब आ जाती है तो नगर पालिकाएं क्या करती हैं, सर्वे करवाती हैं कि कितने मकान इस जमीन में बने हुए हैं। मान लो इस जमीन पर हम मान लें कि इसमें ये इंक्रोचमेंट हो गया, अतिक्रमण हो गया। अब इसका कोई खसरा नंबर भी नहीं है, कोई JDA ने या किसी भी म्यूनसिपैलिटी ने कोई प्लॉट के नंबर, कोई पट्टा नंबर भी नहीं दिए, कोई रजिस्ट्री भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो वो सर्वे करवाते हैं कि भाई ये एक्स आदमी है, इसका ये सर्वे नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, कि ये सर्वे नंबर वो खुद म्यूनसिपैलिटी डाल देती है और इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सर्वे नंबर के मकान पर कौन आदमी काबिज बैठा है। तो इस तरह ये सर्वे नंबर हो जाते हैं, बाउंड्रीज हो जाती हैं। कोई लैंडमार्क है, मान लो यहाँ पर कोई गिरजाघर, ये चर्च बना हुआ है, तो इस खेत के पास ये बना हुआ है, ये चर्च बना हुआ है, तो हम इसका ये लैंडमार्क बता सकते हैं कि हमारा वो खेत है जिसके पास, जिस बिल्कुल बाउंड्री से सटवा ये हमारा चर्च बना हुआ है। तो इस तरह ये बाउंड्रीज और ये इसमें आइडेंटिटी इसकी होती है। तो ये जो रूल नंबर 3 कहता है कि हमको अचल संपत्ति का जहाँ हम कोई दावा करते हैं तो वहाँ हमको
इस तरह के बाउंड्रीज नंबर, सेटलमेंट के नंबर, खसरा नंबर, ये सब हमको डिस्क्रिप्शन डिटेल में देना है। ठीक है, अब आता है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को आप इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो ये शब्द है, ये इसका जो मेन शब्द है वो ये है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करता है कि जहां प्लेंटिफ किसी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई दावा पेश करता है तो उसको अपना एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक तालाब की जमीन है, ठीक है, ये एक तालाब की जमीन है जो ये हमारा एक गांव है और इस गांव में ये तालाब की जमीन है। यहाँ सारे लोगों के मवेशी, ये जो कैटल हैं, जानवर हैं, ये पानी पीते हैं। अब एक्स एक आदमी है, ठीक है, और एक आदमी वाई है, तो इसको तो हम प्लेंटिफ मान लेते हैं, इसको हम डिफेंडेंट मान लेते हैं। तो ये जो डिफेंडेंट है, अब इसने क्या किया, इस पर इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया इस तालाब की जमीन पर। अब गांव के लोगों के जो जितने भी एनिमल्स आते हैं, कैटल आते हैं, उनको ये पानी पीने से रोकता है। किसी गांव वाले के कैटल को ये पानी नहीं पीने देता ये वाई आदमी। तो अब कोई गांव का आदमी बोलता नहीं है, क्योंकि ये वाई जो है दबंग है, थोड़े गुंडे टाइप का आदमी है, तो सबको डर लगता है। अब ये पी है, ये जो एक्स आदमी है प्लेंटिफ, ये थोड़ा सा निडरता दिखाता है कि नहीं ठीक है, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। तो एक्स ये जो आदमी है, ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में ये सूट पेश करेगा गांव वालों के बिहाफ पर, यानी गांव के लोगों के बिहाफ पर ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट करेगा। तो यहाँ जब ये इस तरह का सूट ही करेगा तो इसको खुद को भी बताना पड़ेगा कि इसका खुद का क्या इंटरेस्ट है। तो यहाँ ये बता सकता है कि मेरे भी मवेशी, मेरे भी कैटल्स यहाँ पानी पीने जाते हैं, लेकिन ये जो आदमी है पर्टिकुलर, ये उनको पानी नहीं पीने देता। तो इस तरह ये बात इसमें लिखनी पड़ेगी। इसके बाद ये जैसे ये हमने थोड़ा सा वापस इसको मैंने आपको बताया है कि ऊपर ये न्यायालय का नाम आ जाएगा, जैसे रूल नंबर 1 में बता रखा है ना, ऊपर न्यायालय का नाम आएगा, फिर ये जैसे ये प्लेंटिफ का नाम आ जाएगा, ये डिफेंडेंट का नाम आ जाएगा। ये मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं, राजू राम पुत्र गुलाम, जाति उमरा, निवास स्थान, यहाँ निवास स्थान के बारे में बात आ जाएगी। इसी तरह खजुराहो पुत्र हग्गू राम, जाति उम्र, निवास स्थान, ये डिटेल हमने, ये प्लेंटिफ का डिटेल है और ये डिफेंडेंट का डिटेल है। तो ये सारी बातें हमने लिखी हैं, है ना। इसके बाद जैसे ये मनी सूट मैंने बताया, तो इसमें ये पैरा नंबर 1 में ये लिखता है, ये कि दिनांक 5/3/2000 को वादी ने प्रतिवादी को ₹5000 उधार दिए थे, जो तारीख 3/2/2002 को उसे वापस अदा करने थे। प्रतिवादी ने उस रकम का आज तक वापस भुगतान नहीं किया है। तो ये जैसे मनी सूट की एक ड्राफ्टिंग है, मनी सूट का एक पैरा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ देखिए हमने ये 5000 की स्पेसिफाइड रकम यहाँ लिखी है। अब आगे प्रतिवादी के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना। वाद पत्र में यह दर्शित किया जाएगा कि प्रतिवादी विषय वस्तु में हित रखता है या रखने का दावा करता है और वह वादी की मांग का उत्तर देने के लिए अपेक्षित किए जाने का दायी है। तो इस रूल में ये बताया गया है कि डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन, डिफेंडेंट्स आर लायबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू आंसर द प्लेन डिमांड। यहाँ डिफेंडेंट का इंटरेस्ट हम बताते हैं कि भाई डिफेंडेंट का ये जो अचल संपत्ति, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम दावा कर रहे हैं, तो उसका क्या इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं है, ये दोनों बातें हम इसमें लिखेंगे। और साथ में ये भी लिखेंगे कि ये डिफेंडेंट को हम जवाब देने के लिए क्यों बुलाना चाहते हैं। क्योंकि मान लीजिए वाई आदमी को हमने डिफेंडेंट बनाया, एक ठेकेदार है ये वाई आदमी, और इस स्थान पर ये कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहा है, तो एक्स आदमी ने इस पर ये मुकदमा कर दिया। तो ये वाई आकर कोर्ट में कहता है कि ये तो जिस प्लॉट पर मैं निर्माण कार्य कर रहा हूँ, इस पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप इस पर स्टे जारी करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मैं तो इस पर एक तरह से ठेकेदार हूँ, मुझे तो पैसे दिए गए हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत निर्माण कार्य कर रहा हूँ, गलत कंस्ट्रक्शन इस पर कर रहा हूँ, तो मैं तो रोक देता हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल बैठा है जेड, जो ये जेड आदमी बैठा है, मुकदमा तो इस पर होना चाहिए था और वाई को कर दिया है, तो ना तो इससे एक्स को फायदा होगा और ना इसको वाई को फायदा होगा, बल्कि ये इस जेड को फायदा होगा, क्योंकि ये वाई तो ये कहकर हट जाएगा वहां से कि ठीक है मैं तो बंद कर देता हूँ, भले ही आप स्टे दे दो।
तो ऐसी स्थिति में हमको राइट व्यक्ति खोजना है कि उस व्यक्ति का ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो विषय वस्तु है हमारी सूट की, इसमें इसका इस डिफेंडेंट का क्या इंटरेस्ट है और वो उत्तर देने के लिए उसका आना क्यों अपेक्षित है, क्यों जरूरी है। तो ये बातें हम इस रूल के माध्यम से बताएंगे। तो अब ये हमारा है 6 नंबर रूल, ग्राउंड फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। अब इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमको लिमिटेशन के बारे में कोर्ट को बताना पड़ेगा कि प्लेंटिफ का ये जो प्लेंटिफ का मुकदमा है ये हमारा मियाद के अंदर है, मतलब लिमिटेशन के अंदर है, ये हमको कोर्ट में बताना पड़ेगा। तो where the suit is instituted after the expiration of the period prescribed by the law of limitation, the plaintiff shall show the ground upon which exemption from such law is claimed। यानी परिसीमा विधि से छूट के आधार वाद पत्र में आधारों का दर्शित किया जाना। जैसे अभी ये कोविड-19 का टाइम था, ठीक है, ये कोविड-19 का टाइम था और 4 महीने से कोर्ट्स जो है बंद थे, काम नहीं हो रहे थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब हम ये दावे वगैरह पेश कर पाएंगे, और इतने दिन तक जो लोग दावे पेश नहीं कर पाते तो उनकी ये लिमिटेशन बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब इस पीरियड में जिन लोगों के दावे लिमिटेशन के बाहर हो गए, अब वो 4 महीने बाद कोर्ट में मुकदमा लेकर आते हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि हमारी ये जो मियाद है, ये जो लिमिटेशन हमारी बढ़ गई है, ये किस कारण बढ़ी है और हम किस कारण लेट हो गए थे कोर्ट में। और फिर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ इस संबंध में आया है, इसका फिर जब उसको साबित करेंगे तो उसका उल्लेख किया जाएगा, बहस में बताया जाएगा कि ये जो एग्जम्पशन हम मांग रहे हैं ये इस कोविड-19 की वजह से मांग रहे हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लॉ दे दिया था कि इनका ये लॉकडाउन की अवधि में जो दावे लिमिटेशन के बाहर हो जाएंगे तो उनकी लिमिटेशन हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो दावे लिमिटेशन के बाहर नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ ये जो लोग हैं जो इस लॉकडाउन में अपने सिविल सूट वगैरह को पेश नहीं कर पाए थे, जिनका लिमिटेशन मान लो उस वक्त ही जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब वो इसमें छूट जो है ये एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिमिटेशन को उसका दावा लिमिटेशन से आउट हो रहा है, वो पेश नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब वो छूट चाहता है कि मैं छूट इस एग्जम्पशन की वजह से अब आज पेश कर पा रहा हूँ और मैं पेश करने में सक्षम हूँ, तो उसको ये सारी बातें ड्राफ्टिंग में लिखनी पड़ेंगी कि वो किस वजह से इसमें एग्जम्पशन मांग रहा है। अदरवाइज तो आप जानते हैं लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर दावे मियाद बार हो जाते हैं तो वो खारिज हो सकते हैं, और जो डिफेंडेंट है वो ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन लेकर उसको रिजेक्शन में डलवा देगा। ठीक है, अब आता है अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन, यानी ये जो रिलीफ है, रिलीफ को भी हम स्पेसिफिकली हम इसमें मेंशन करेंगे। रिलीफ को जैसे इसमें बहुत सारे कई तरह के रिलीफ होते हैं कि हमको अल्टरनेटिव रिलीफ मांगना है कि नहीं मांगना, जो जनरल रिलीफ है, स्पेसिफिक रिलीफ है, कई सारे इसमें रिलीफ होते हैं। तो ये जो रूल है ये कहता है कि हमको स्पेसिफिकली रिलीफ के बारे में लिखना पड़ेगा, और जो जनरल किस्म के रिलीफ हैं उनको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्टरनेटिव रिलीफ हैं वो भी हम इसमें लिखेंगे। तो रिलीफ के बारे में हमको एक अलग से ये जैसे ये हमने ड्राफ्ट किया तो यहाँ एक अलग से जैसे मान लो 9 नंबर है तो 9 नंबर का पैरा बनाकर या इसको हमको लिखना पड़ेगा कि हमको कौन कौन से रिलीफ इसमें चाहिए। एक तरह से ये लास्ट का पैरा होता है जो रिलीफ को डिस्क्राइब करता है। अब इसका एक मैंने एग्जांपल लिया है, ये जैसे एक हमारा प्लॉट है, मकान है मान लीजिए, ठीक है, ये इस पर 2 कमरे बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें डिफेंडेंट रहता है, कौन रहता है? डिफेंडेंट रहता है। अब प्लेंटिफ ने इस पर मुकदमा किया, प्लेंटिफ क्या कहता है कि डिफेंडेंट ने इस पर कब्जा कर रखा है, मैंने इसको ये मकान रहने के लिए दिया था। यानी ये मान लीजिए कि ये मेरा जानकार है, एक आदमी मेरा दोस्त है, ठीक है,
ये मेरा जानकार था डिफेंडेंट, और मैंने ये जो मकान है ये इसको रहने के लिए दिया था, लाइसेंस पर दिया था। लाइसेंस क्या होता है? एक तरह से परमिशन होती है रहने की, कि भाई ठीक है तुम्हारे पास मकान नहीं है, तुम्हारा जब मकान बन जाए तब चले जाना, तब तक तुम रह लो, ये लाइसेंस होता है। तो ये इस लाइसेंस के आधार पर इस मकान को अब खाली करवाने के लिए आया है, कि मैंने इसको थोड़े दिन के लिए परमिशन दी थी, अब ये तो इस पर काबिज ही हो गया, कब्जा करके बैठ गया, इसको खाली नहीं कर रहा है। अब इसने ये प्लांट पेश कर दिया। अब डिफेंडेंट अपना WS लाता है, यानी रिटेन स्टेटमेंट। तो ये क्या कहता है डिफेंडेंट? डिफेंडेंट ये कहता है मेरे को तो लाइसेंस पे नहीं दिया था मकान, मैं तो इसका टेनेंट हूँ, मैं तो क्या हूँ? टेनेंट हूँ, किराएदार हूँ, मैंने तो किराए पर मकान लिया था और मैं तो किराए हमेशा देता रहा हूँ। तो इस तरह प्लेंटिफ कह रहा है मकान मैंने लाइसेंस पे दिया था, और डिफेंडेंट ये कहता है कि मैंने टेनेंट के रूप में मैं काबिज हूँ, मैंने तो टेनेंट इसको टेनेंसी पर लिया था एज ए टेनेंट। तो जहाँ प्लेंटिफ अब क्या करेगा, इसका रिटर्न स्टेटमेंट आ गया। तो पहले इसने केवल लाइसेंस का रिलीफ चाहा था, कि भाई लाइसेंस पे दिया था, मुझे खाली करवा के दिया जाए। तो अब यहाँ अल्टरनेटिव रूप में वो अमेंडमेंट कर सकता है, ये ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत, कि मुझको ये खाली करवा के दिया जाए, और अल्टरनेटिव रूप से ये टेनेंसी इसको अगर कोर्ट मानता है तो लाइसेंस और ये इसको टेनेंसी को ये अल्टरनेट रिलीफ मानकर इसको मकान को खाली करवाने का ये दावा कर सकता है। तो ये एक अल्टरनेटिव रिलीफ जो है वो मांग सकता है। अब इसमें कई सारे मुकदमे हो सकते हैं, हो सकता है कुछ मुकदमों में कोई बात कही गई हो, तो इसमें जो डिसीजंस हैं कोर्ट्स के वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डिसीजन के आधार पर मैंने ये आपको बात बताई है कि लाइसेंस, ये माने सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था, जिसमें ये कहा गया कि लाइसेंस और टेनेंट का अगर कहीं मामला होता है तो वो अल्टरनेट आधार पर उनको रिलीफ पोर्शन में हम उठा सकते हैं। अब ये है हमारा रूल नंबर 8। ये क्या कहता है? रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स वेयर द प्लेंटिफ सीक्स रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट क्लेम्स, यानी अलग अलग रिलीफ मांगे गए हैं अलग अलग आधारों पर। कोज ऑफ एक्शन फाउंडेड अपॉन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स, कई सारे रिलीफ मांगे गए हैं कई सारे आधारों पर। तो ये रूल नंबर 8 करता है कि उनको हम अलग अलग रूप में लिखेंगे, सेपरेटली लिखेंगे और डिस्टिंक्टली लिखेंगे। जैसे ये है, तो अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमने ये सेल डीड कैंसिलेशन का दावा किया, सेल डीड कैंसिलेशन का, इसको हम ये कैंसिल कराना चाहते हैं, हम ये कैंसिलेशन का, सेल डीड कैंसिलेशन का हम दावा करते हैं। तो देखिए इसमें हम 2 रिलीफ मांगेंगे। एक तो पहला कि ये जो है इसको अपास्त किया जाए, इसको डिसमिस किया जाए, इस सेल डीड को, ये जो रजिस्ट्री हो गई है ये गलत हो गई है, इसको अपास्त किया जाए। और दूसरा हम मांगेंगे परमानेंट इंजेक्शन का, ठीक है, परमानेंट इंजेक्शन का इसमें हम मांगेंगे, रिलीफ मांग सकते हैं परमानेंट इंजेक्शन का, कि भाई ये इस पर कब्जा करना चाहता है डिफेंडेंट इस सेल डीड के आधार पर, तो इसको परमानेंटली रोका जाए कि ये हमारे मकान पर कब्जा ना करे। तो ये जैसे मकान है, इसकी सेल ये रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, और ये डिफेंडेंट जो है इसको मकान को कब्जा करना चाहता है। तो हमने दो इसमें हमारे कोज ऑफ एक्शन यहाँ अराइज हुए हैं, पहला तो ये सेल डीड का आधार पर और दूसरा परमानेंट इंजेक्शन के आधार पर। तो ये हम दोनों अलग अलग लिखेंगे, सेल डीड को अपास कराने का यानी सेल डीड को कैंसिल कराने का रिलीफ जो है हम अलग लिखेंगे, इसका कोज ऑफ एक्शन भी हम अलग लिखेंगे, और ये परमानेंट जो इंजेक्शन है इसका स्थायी निषेधाज्ञा का, इसका जो ये हमने रिलीफ है ये अलग हेड पर हम इसको लिखेंगे। तो ये रूल नंबर 8 कहता है कि ये जितने भी हम रिलीफ हैं जो अलग अलग आधारों पर आधारित हैं, तो उनको हम सेपरेटली लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में 8 रूल नंबर 1 से 8 तक ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ताकि मैं इसको 2-3 पार्ट में बताऊंगी ताकि ये आपको आराम से समझ में आ सके। अदरवाइज तो ये वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं और फिर मुझे लगता है कि शायद पता नहीं आप लोग समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते। तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो थैंक यू कि आपने पूरा समय दिया और इसको समझा। थैंक यू।